Hello learners, welcome to your learning space. So we were studying chemical bonding first. Chemical bonding first. And in today's lecture, we will focus on another topic of chemical bonding first. So the topic is VSEPR. VSEPR. हमारा टॉपिक है VSEPR. VSEPR होता है हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ओके, तो यहाँ पर नाम से हमें क्या समझ आ रहा है? नाम से हमें थोड़ा थोड़ा ये समझ आ रहा है कि जो हमारे वैलेंस के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन मीन टू से, जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2. तो यहाँ पर वैलेंस कौन सा चल रहा है? सेकंड. ठीक है, वैलेंस सेल कौन सी है? सेकंड सेल है. तो सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात हो रही है. तो सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे. और यह ये कह रहा है कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इनके बीच में रिपल्शन की वजह से ये थ्योरी क्रिएट होती है. ठीक है, तो यहाँ ये जो चीज़ें हैं जो हमें इसके टॉपिक के नाम से समझ आ रही है, इतनी चीज़ें हैं. सो जब हम इसको कंप्लीट इसकी स्टडी करेंगे देन आप इसको इजीली समझ जाएंगे कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, किस तरीके से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं रिपल करते हैं और उस रिपल्शन के रिजल्टेंट हमें मिलता क्या है, क्या रिजल्ट आता है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो VSEPR थ्योरी है किसने दी है? गिवन बाय, ये जो थ्योरी है ये दी है सिडविक एंड पाउलिंग ने दी थी. सिडविक एंड पाउलिंग ने दी थी 1940 में. बट कुछ टाइम बाद 1956 में इसको मॉडिफाई किया गया. ठीक है, क्योंकि पहले दी थी तो परफेक्ट नहीं थी, तो उसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया. मॉडिफाइड, और किसने की मॉडिफाई? मॉडिफाई की है आपकी नाइहोम एंड गिलेस्पी. नाइहोम एंड गिलेस्पी. ठीक है, और ये जो मॉडिफिकेशन हुआ था ये हुआ था 1956 में. तो इतनी चीज़ें तो हमें ये समझ आती है कि VSEPR थ्योरी किसने दी थी और बाद में उसको मॉडिफाई किसने किया था. ठीक है, बट VSEPR थ्योरी कहना क्या चाहती है, क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं? तो पहले हम पढ़ेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये थ्योरी कहना चाहती है. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे. सबसे पहले सबसे फर्स्ट चीज है द फर्स्ट थिंग इज, पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें ये कहता है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है, जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग में जो भी ग्रुप, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, कुछ भी होगा. लोन पेयर मेन टू से हमारा वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर होगा. ठीक है, जो किसी के साथ बॉन्ड बनाए हुए नहीं होगा. बॉन्ड पेयर मीन्स ये किसी के साथ बॉन्डिंग में होगा. जैसे कार्बन के साथ H बॉन्डिंग में हो गया तो ये बॉन्ड पेयर बन गया. यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है बट वो बॉन्ड में है. ठीक है, एंड कोई भी एटम के साथ ये बॉन्डिंग में रह सकता है या किसी भी ग्रुप के साथ रह सकता है. ठीक है, तो ये क्या कहता है, फर्स्ट जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में, जो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में हमारे जो भी एटम ग्रुप, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर किसी भी फॉर्म में है, वो जो हैं वो ध्यान रखना, ये जो सराउंडिंग के एटम हैं या सराउंडिंग के ग्रुप हैं या लोन पेयर या बॉन्ड पेयर जो भी हैं, ये ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे. इनकी जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होनी चाहिए. मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे. और मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों रहना चाहता है कोई भी? ताकि,
क्योंकि हमें पता है चाहे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, कुछ भी है, ये इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों रहना चाहते हैं? ताकि जो यहाँ पे रिपल्शन है इसको रिड्यूस किया जा सके, इसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। तो रिपल्शन को रिड्यूस करने के लिए जो हमारे सेंटर एटम के चारों ओर के बॉन्ड पेयर या लोन पेयर जो भी हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। वो एक दूसरे से क्या होते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। दिस इज फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वीएसईपीआर। क्या कहता है कि जो सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर, उसके सराउंडिंग में जो भी वेरियस टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो रिपल्सन से बचने के लिए या रिपल्शन को कम करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पर लाई करते हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड, सेकंड क्या होगी? सेकंड है जो हमारा सेंटर एटम है इसके सराउंडिंग में अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर है, अगर इसके सराउंडिंग में सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर है, ओनली बॉन्ड पेयर, और वो बॉन्ड पेयर भी जो है उनमें सेम एटम या सेम ग्रुप होना चाहिए, तब बात हो रही है, ठीक है। तो सेंटर एटम के सराउंडिंग में, जैसे मैंने सेंटर एटम यहाँ पर ए मान लिया और सराउंडिंग एटम आपके मान लिए बी मान लिए, तो यहाँ पर माना मेरा AB3 एक कंपाउंड है। तो ये कहता है कि अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में सिर्फ बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर भी जो है सभी एक से सेम एटम होने चाहिए, यानी कि 3 अगर बी है तो तीनों सेम बी होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से कहता है कि अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में सेम एटम या सेम ग्रुप प्रेजेंट है और वो सारे बॉन्ड पेयर है, तो जो ये आपका शेप होगा, जो ये आपका शेप होगा या ज्योमेट्री होगी, इसको रेगुलर ज्योमेट्री या रेगुलर शेप कहेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री कहेंगे। क्यों कहेंगे रेगुलर ज्योमेट्री? क्योंकि आप देखोगे ये हमेशा एक फिक्स्ड अलाइनमेंट में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सेम ग्रुप है तो सेम रिपल्शन होगा, सेम रिपल्शन होगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस पे हमेशा अलाइन रहेंगे, ठीक है। दैट्स वाई इसकी ज्योमेट्री जो होती है इसको रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं। दिस इज सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ वीएसईपीआर। क्या कह रहे हैं कि जो सराउंडिंग एटम है, जो सराउंडिंग एटम है उसके, सॉरी, जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग के एटम अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं और सारे सेम हैं, तो इस केस में जो शेप है वो हमारा रेगुलर होता है, जो ज्योमेट्री होती है उसको हम रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं। और ये जो शेप है मॉलिक्यूल का, ये जो मॉलिक्यूल है ये सिमेट्रिकल होता है। ये क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका था सेकंड। बात करेंगे थर्ड की। अगेन मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर आपको जो चैनल है, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके नोट्स ले लीजिए, क्योंकि नोट्स यहाँ पे बनाने में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दैट्स वाई अगर आप वहाँ से नोट्स ले लेंगे तो आपके लिए वो चीज़ें ईजी पड़ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि उन्हीं नोट्स के अकॉर्डिंग हमारा लगातार सिलेबस चलता है और मैं भी पढ़ाने के लिए उन्हीं नोट्स को फॉलो करती हूँ और वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। देन सेकंड हमारा हो गया था, थर्ड बात कर लेंगे। थर्ड क्या है कि अगर उसी सेंट्रल एटम के, उसी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर भी प्रेजेंट हैं, या जो एटम और ग्रुप हैं, एटम सराउंडिंग वाले बात चल रही है, सराउंडिंग वाले एटम और ग्रुप डिफरेंट हैं, सराउंडिंग वाले एटम और ग्रुप डिफरेंट हैं, तो इस केस में क्या होता है कि जो ज्योमेट्री बनती है उस ज्योमेट्री को, उस ज्योमेट्री को रेगुलर ज्योमेट्री नहीं कहा जाता, उस ज्योमेट्री को हम कहते हैं इरेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री, या आप इसको डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री भी कह सकते हो, डिस्टॉर्टेड
हाँ, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री भी आप इसको कह सकते हो। DISTORTED, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, GEOMETRY। ठीक है, तो ये जो है कब का केस है, जब आपके सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है, माना ए मान लिया मैंने, उसके चारों ओर आप देख रहे हैं लोन पेयर भी प्रेजेंट है और बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा केस होगा, जब सेंट्रल एटम के चारों ओर लोन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है, या जो सेंट्रल एटम के चारों ओर वाले एटम या ग्रुप है वो डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, ये भी बी हो गया, बट ये क्या है, बी से डिफरेंट है। इट मीन्स ये भी यहाँ पर इरेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। दोनों ही केसेस में जो ज्योमेट्री होगी वो इरेगुलर होगी या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट होता है। रिपल्शन क्रिएट होने के बाद जो बॉन्ड का कैरेक्टर है, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन पेयर का कैरेक्टर है वो सेम है नहीं, तो रिपल्शन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये डिस्टेंस कम देखने को मिलेगी। तो रिजल्टेंट क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, एसिमेट्रिकल हो जाएगा, और एसिमेट्रिकल हो जाएगा तो ज्योमेट्री भी हमारी रेगुलर नहीं रहेगी, इरेगुलर हो जाएगी, और कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल है उसको उस केस में हम कहेंगे कि ये डिस्टॉर्टेड है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। ठीक है, ड्यू टू रिपल्शन, रीजन रिपल्शन ही रहता है। और जो ये रिपल्शन होता है, फोर्थ पॉइंट में आपका आता है कि जो ये रिपल्शन की हम बात कर रहे हैं, ये रिपल्शन किस में ज़्यादा होता है या किस में कम होता है, रिपल्शन की पावर की बात करेंगे। रिपल्शन की पावर की बात करेंगे तो लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में आपको हमेशा लॉन पेयर वाला रिपल्शन आपको हमेशा सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा रिपल्शन लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में होगा। देन उसके बाद लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। उसके बाद रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन लॉन पेयर के बीच में होता है, देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, ये हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट था। नाउ फिफ्थ की तरफ बढ़ेंगे। फिफ्थ क्या है, जो मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट शेप होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके सराउंडिंग एटम पर। ठीक है, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, चाहे वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो या लॉन पेयर हो, उन पर हमारा एग्जैक्ट शेप डिपेंड करता है। तो एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का कभी भी एग्जैक्ट शेप देखोगे तो ये जो सेंटर एटम के सराउंडिंग में लॉन पेयर, सराउंडिंग एटम, चाहे वो लॉन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो या कोई भी ग्रुप एटम कुछ भी हो, उन पर डिपेंड करता है कौन, शेप। ठीक है, तो शेप डिपेंड करेगा सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो एटम प्रेजेंट है, या सराउंडिंग में जो भी ग्रुप प्रेजेंट है, या जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करेगा। और साथ में एक और चीज ध्यान रखना, जब हम शेप डिटरमाइन करेंगे तो उस टाइम जो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, उसको आप सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ शेप। अलग अलग एटम, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए जब सराउंडिंग में नंबर ऑफ ग्रुप या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो डिफरेंट है, तो उस केस में हम चेक करेंगे कि शेप क्या होगा। तो सबसे पहले रेगुलर शेप, रेगुलर ज्योमेट्री की बात करेंगे, देन उसके बाद इरेगुलर ज्योमेट्री की बात करेंगे। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर में क्या फ़र्क है, रेगुलर और इरेगुलर में आई नो कि जब मैं रेगुलर की बात करूंगी तो वहाँ सिर्फ बॉन्ड पेयर और सेम सराउंडिंग एटम होंगे, वाइल जब हम इरेगुलर की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर भी हो सकते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ सराउंडिंग एटम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेगुलर ज्योमेट्री के बारे में। वेरियस सिमेट्रिकल या रेगुलर ज्योमेट्रीज, रेगुलर ज्योमेट्री।
अलग अलग रेगुलर ज्योमेट्रीज क्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगी टाइप ऑफ शेप्स की। पेन चेंज कर लेते हैं। मैं इधर टाइप ऑफ स्पेसीज हमारा कैसा है, टाइप ऑफ स्पेसीज, ठीक है। उसके बाद हम इसमें टाइप ऑफ स्पेसीज देख लेंगे, देन हम बॉन्ड पेयर देखेंगे। फिर उसके बाद ज्योमेट्री कैसी बनेगी, शेप या ज्योमेट्री हम जो भी कह रहे हैं वो कैसी बनेगी, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं लेती हूँ टाइप ऑफ स्पीसीज, मैंने सबसे सिंपलेस्ट ले ली, जहां पर एक सेंट्रल एटम है और दो सराउंडिंग एटम है, ठीक है। तो AB2 का केस होगा, तो मुझे पता है कि अगर रेगुलर ज्योमेट्री की मैं बात कर रही हूँ तो पहली बात यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे, और जो बॉन्ड पेयर होंगे वो भी क्या होंगे, सराउंडिंग के जो एटम होंगे वो सेम होंगे, या सराउंडिंग के जो भी ग्रुप होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो AB2 B दोनों सेम है, दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे जो शेप या जो बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर आपको देखने को मिलेगा, दो बॉन्ड पेयर हमें दिख रहे हैं। और शेप ऑफ ज्योमेट्री की बात करें तो शेप कैसा होगा, सराउंडिंग में हमारे बी रहेंगे और सेंटर में हमारा ए रहेगा। तो बी को हमने क्या करना है, VSEPR के अकॉर्डिंग, जैसे AB2 है तो VSEPR के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि जो सराउंडिंग के एटम है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जानी चाहिए, तो मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों बी के लिए यही तो रहेगी। भाई देखो ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक साइड से बहुत दूर आ गए, एक साइड से बहुत नजदीक आ गए, तो क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, नहीं है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। इसी वजह से अगर AB2 टाइप का स्पेसीज होगा तो उसकी ज्योमेट्री बनेगी लीनियर। लीनियर बनने का रीजन क्या है, क्योंकि VSEPR ने हमें ऑलरेडी कह दिया है कि भैया जो सराउंडिंग एटम है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जानी चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे दो सराउंडिंग एटम के केस में लीनियर ज्योमेट्री ही हमें देखने को मिलेगी, ओके। नाउ इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया CO2, इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया CO2 या BeCl2। हमें पता है CO2 कैसा होता है, ये BeCl2 भी, बीच में सेंटर में Be हो गया, साइड में Cl हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये तो हमारा AB2 टाइप की स्पीसीज थी। अगर अब स्पीसीज हमारे डिफरेंट होगी, यानी कि AB3 स्पीसीज होगी, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3 होंगे। तो इस केस में अगर मुझे बी को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाना है तो किस तरीके से रखूंगी मैं सराउंडिंग एटम को, ये, ठीक है। यहाँ पर आपको एंगल देखने को मिलेगा 120 का, लेकिन यहाँ जो एंगल होगा, क्योंकि अब 3 आ गए हैं तो ये एंगल एंगल रिड्यूस होके 120 के आसपास आ जाता है, ठीक है। अब इस शेप को कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अगर AB3 टाइप की रेगुलर ज्योमेट्री है तो आप ऐसा शेप बनाएंगे, उसकी ऐसी उसकी ज्योमेट्री बनाएंगे, और इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक हो गया। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा BF3 या AlCl3, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे AB4। अगर स्पीसीज मेरा AB4 टाइप का है, देन व्हाट, तो बॉन्ड पेयर होंगे आपके 4, ये है ना 4B, तो 4 बॉन्ड पेयर होंगे, और 4 बॉन्ड पेयर होंगे तो शेप ज्योमेट्री जो है इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। बी टेट्राहेड्रल शेप में आ जाते हैं ये, बी और एक पीछे की तरफ को बी, ठीक है। ये आपको इस तरीके से प्लेन में दिखेंगे, तो ये जो बी है वो आपको पीछे की तरफ दिखेगा। जो टेट्राहेड्रल शेप की जब हम बात करते हैं 3D में, इसको एज्यूम करना, तो ये जो शेप है ये आपका बनेगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। एग्जाम्पल इसके हो गए CH4, SiH4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या SiCl4, जहां पर 4 सेम सराउंडिंग एटम होंगे, वो आपके एग्जाम्पल रहेंगे।
ये तो स्पीसीज थी आपकी AB4। नाउ नेक्स्ट स्पीसीज की बात करें, नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ AB2, 3, 4 हो गया। अब AB5 की बात करते हैं। AB5 यानी कि सराउंडिंग एटम 5 होंगे। उस केस में क्या होगा, बॉन्ड पेयर भी 5 होंगे, और जो शेप है, ज्योमेट्री है, वो किस तरीके की बनेगी, 3 तो आपके प्लेन में आ जाएंगे, एक ऊपर की तरफ से, एक नीचे की तरफ से। ये बी 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 एंड बी, ये तीनों जो है प्लेन में है, और ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको AB5 की ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, और इसको कहते हैं ट्राइगोनल। देखो ट्राइगोनल, ये वाला जो प्लेनर वाला पार्ट है वो ट्राइगोनल दिख रहा होगा, तो यहाँ से इसका नाम आता है ट्राइगोनल। और दो पिरामिड है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो इस वजह से इसका नाम आया है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो PCl5 जो है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट AB5 के बाद AB6 की बात कर लेते हैं। AB6 बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 6। ज्योमेट्री कैसी होगी, A बीच में आ जाएगा, 4 प्लेन में आपके 4 B दिखेंगे, और एक ऊपर से एक नीचे से। इस तरीके की आपको ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। इस ज्योमेट्री को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल रहता है SF6। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो जो ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, इन बॉन्डों के बीच का, इनको पहले तो इक्विटोरियल बॉन्ड कहते हैं, और ये जो बॉन्ड है इसको एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। इक्विटोरियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, और एक्सियल के बीच का बॉन्ड एंगल 180 होगा। ये वाले की बात हो रही है, ये 180 होगा। और इक्विटोरियल और एक्सियल इस बॉन्ड की बात हो रही है। ये इक्विटोरियल, ये एक्सियल है, ये इक्विटोरियल है। ये भी हमेशा एक्सियल और इक्विटोरियल ये भी 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो इक्विटोरियल इक्विटोरियल बॉन्ड भी 90 डिग्री होंगे, एक्सियल इक्विटोरियल भी 90 डिग्री होंगे, और एक्सियल एक्सियल जो बॉन्ड होगा वो आपका होगा 180 डिग्री। ठीक है, देन लास्ट जो है आपका वो आता है AB7। AB7 में बॉन्ड पेयर 7। आपको ज्योमेट्री यहाँ पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल देखने को मिलती है, यानी कि ये मेरा सेंटर एटम हो गया, पेंटागन इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर बी 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 बी, ये सब प्लेन में होते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे एक ही प्लेन में, और एक फिर इसके ऊपर से आएगा, और एक इसके नीचे से आएगा। ठीक है, ये जो ऊपर और नीचे वाले हैं ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन वाले सराउंडिंग एटम है। यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस है, सॉरी जो ज्योमेट्री है, इसका नाम है पेंटागोनल। पेंटागोनल पेंटागोनल प्लेन में पेंटागोनल है, और दो पिरामिड है तो ये भी हो जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, एग्जाम्पल IF7 है। तो यहाँ पर चीजें समझ आई होंगी, इजी है, बस देखना है कि सराउंडिंग में कितने एटम हैं, और वो जो है रेगुलर ज्योमेट्री की कंडीशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद अगर करते हैं तो उनका शेप इन्हीं में से आपको चूज करना पड़ेगा। अगर B7 होगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और सराउंडिंग एटम 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल, 5 होंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल, 3 होगा तो ट्राइगोनल, और 2 ही होंगे अगर सेंट्रल सराउंडिंग एटम तो लीनियर। ठीक है, तो ये हमारे रेगुलर शेप है। नाउ अब बात करेंगे इरेगुलर शेप की।
वेरियस इरेगुलर ज्योमेट्रीज, अभी तक रेगुलर ज्योमेट्रीज की बात हो रही थी। वेरियस इरेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री की बात करूं तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप ऑफ स्पीसीज देखेंगे। स्पीसीज कैसी है, मतलब उसके सराउंडिंग में कितने एटम हैं। देन उसके बाद देखेंगे कि उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, फिर उसमें लॉन पेयर कितने हैं, क्या उसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री मीन्स जो अभी तक हम ज्योमेट्री की का जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आए हैं, चाहे वो बीबीटी में हमने पढ़ा हो या किसी भी चीज़ में हाइब्रिडेशन वगैरह में पढ़ा हो, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री फेल कर जाती है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इरेगुलरिटी। दैट्स वाई यहाँ पर एक्चुअल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखेंगे एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है और उसके एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं लूंगी AB2। AB स्पीसीज है AB2, AB2L। AB2L है, यहाँ पर B बॉन्ड पेयर को दिखा रहा है और L जो है लॉन पेयर को दिखा रहा है। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए मेरे, 2 हो गए, और लॉन पेयर मेरा हो गया 1। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए भाई। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होनी चाहिए कि हमारा बीच में एक एटम है और 3 सराउंडिंग एटम है, 3 सराउंडिंग एटम है। तो मेरी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्रायगोनल प्लेनर। क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। बट ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन है वो ज़्यादा होता है। बॉन्ड पेयर लॉन पेयर वाला रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये बी जो है पास में आ जाएंगे और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा। और रिजल्टेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, रिजल्टेंट आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एक्चुअल ज्योमेट्री है, एक्चुअल ज्योमेट्री में यहाँ पर आपको लॉन पेयर देखने को मिलेगा, ये लॉन पेयर है, और बी जो है इस तरीके से वी शेप में आ जाएगा। ठीक है, ये किस शेप में आ जाता है, वी शेप, वी शेप में आ जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हम जब एक्चुअल ज्योमेट्री देखेंगे तो हम सिर्फ बॉन्ड पेयर की ज्योमेट्री ही देखते हैं, लॉन पेयर को उसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इतनी ज्योमेट्री को देखेंगे तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि भाई ये वी शेप्ड ज्योमेट्री बनती है। तो एक्चुअल एक्चुअल ज्योमेट्री हमारी वी शेप्ड बनेगी। जो हमने एक्सपेक्टेड था, जो हमने आज तक चीज़ें पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ट्राइगोनल प्लेनर प्लेनर बनना चाहिए, बट बनती वी शेप है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल की बात करोगे तो SnCl2 इसका एग्जाम्पल ले लेना। SnCl2 जब आप देखेंगे तो उसमें एक लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, इधर दिखा देती हूँ। Sn एक लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, Cl एंड Cl। तो ये इसका एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, अब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल डिस्कस करना है। नेक्स्ट अगला है AB2L2। AB2L2 में क्या होगा, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, लॉन पेयर कितने हैं, 2। एक्सपेक्टेड शेप क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री मेरे जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए कि हमारा भाई ए बीच में होना चाहिए, एक लॉन पेयर इस तरीके से होना चाहिए, और टेट्राहेड्रल वाला शेप, एक लॉन पेयर ऐसे, एक बी पीछे की तरफ, और एक बी इस तरीके से प्लेन में, और जो हमारा टेट्राहेड्रल वाला शेप है वो होना चाहिए टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। बट होता क्या है, ये ज्यादा रिपल करेंगे, बहुत ज्यादा रिपल करेंगे, यहाँ फिर हल्का हल्का रिपल्शन यहाँ भी देखने को मिलेगा, उस वजह से बी बहुत ज्यादा पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट होगा क्या, रिजल्टेंट यहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ए है, बी बी काफी पास में आ गए और इनको अच्छा खासा स्पेस चाहिए, तो मेरा यहाँ पर बेंट शेप मुझे देखने को मिल जाएगा।
शेप कैसा मिलेगा, बेंट शेप। पहले के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट आता क्या है, बेंट शेप आता है। ये देखो आप यहाँ पर शेप देखो भाई, बेंट शेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका H2O रहेगा। क्यों रहेगा H2O एग्जाम्पल, H2O की बात करेंगे तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं और इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है फॉर AB2L2 like species. Now next, अब है AB2L2 हो गया है। नाउ AB3L, AB3L, AB3L की बात करेंगे तो AB3L में मुझे पता है बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, लॉन पेयर है 1। ठीक है, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ए बीच में और ये हमारा लॉन पेयर हो गया और 3 बॉन्ड पेयर, तो यानी कि टेट्राहेड्रल वाला ही शेप होना चाहिए, बी 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 टेट्राहेड्रल होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, रिपल्शन की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो एक्चुअल शेप बनता है दैट इज लॉन पेयर तो रहेगा ही, शेप जो है आपको वो देखने को मिलेगा पिरामिडल। देखो यहाँ पर इसको ही हम कंसीडर करेंगे और ये कैसा बनता है, पिरामिडल बनता है। तो शेप हमें देखने को मिलेगा पिरामिडल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं NH3। NH3 में यही होता है ना, बीच में नाइट्रोजन, एक लॉन पेयर, 3H, और NH3 का जो शेप होता है वो होता है पिरामिडल। ठीक है, और क्या है NH3 में जब आप देखोगे तो 3 बॉन्ड पेयर है और एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो ये कैसी स्पीसीज के लिए था, लाइक AB3L स्पीसीज। ठीक है, नाउ AB3L2, अब की बारी L2 ले लिए तो बॉन्ड पेयर 3 हो जाएंगे, लॉन पेयर 2 हो जाएंगे, जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वो होनी चाहिए, एक लॉन पेयर ये हो गया। 5 में कैसा होता है, 5 में हमें पता है इस तरीके से होती है, ये बी बी और बी। मैं इसको ऐसे ना रख के जो लॉन पेयर है उनको नीचे रख देती हूँ ताकि रिपल्शन वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पर काम ना करे। तो जस्ट लाइक दैट, ए, यहाँ पर बी 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 और एक लॉन पेयर ये हो गया, एक लॉन पेयर ये हो गया। तो ये हमारा कैसा शेप होना चाहिए, एक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होनी चाहिए हमारी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल क्या होती है, एक्चुअल में हम इसको कंसिडर, लॉन पेयर वाले पार्ट को कंसिडर ही नहीं करते। तो एक्चुअल जब आप देखोगे तो एक्चुअल में ये लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है, एक्चुअल जो शेप है वो हमें देखने को मिलेगा इतना पार्ट। तो एक्चुअल शेप हम इसका कहेंगे कि भैया ये टी शेप का है। क्या है ये, देखो टी बन रहा है ना, टी कैसे बन रहा है यहाँ पे देखना, इस तरीके से टी बन रहा है, तो ये क्या है, टी शेप, टी शेप का है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल रहेगा ClF3। ClF3 को जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Cl में आप देखेंगे कि आपको 2 लॉन पेयर दिख रहे हैं, 2 लॉन पेयर दिख रहे हैं, बाकी जो 3 F हैं वो यहाँ पर टी शेप में अरेंज होते हैं, अलाइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज AB3L2 like species. Now try something,
एंजल ए, ओके। तो AB3L2 हो गया। नाउ AB4L, बॉन्ड पेयर 4, लॉन पेयर 1, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री टोटल 5 है, तो मैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ही रखूंगी। तो इस तरीके से मेरा रहेगा ए, इसको हम इस तरीके से रख देते हैं एक, और बाकी हमारे 4 बी हैं। तो इसका जो शेप बनेगा, मैं किस तरीके से रख रही हूँ, हमने हाइब्रिडाइजेशन में पहले ही शेप देख लिए हैं कि अगर सराउंडिंग एटम 5 होंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में शेप जाएगा। तो इसी उसी के अकॉर्डिंग मैं फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अकॉर्डिंग शेप हमें देखने को मिलेगा। एंड रिजल्टेंट हमें पता है कि अगर मैं इसकी एग्जैक्ट ज्योमेट्री की बात करूँ तो इस लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करूंगी, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा शी शॉ जैसा होता है, एक झूला होता है जिसमें आपको देखने को मिलेगा, ये अगर बेस है तो यहाँ पर एक बैठते हैं, यहाँ पर एक बैठते हैं, ये नीचे ऊपर जाता है, जिसको शी शॉ कहते हैं, ठीक है। तो ये शेप भी कैसा हो जाएगा, बी 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 बी, ये शेप आता है आपका शी शॉ टाइप। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी आपको कहीं कहीं पर इसका नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल है SF4। SF4 देखोगे तो एक लॉन पेयर होता है, 4 बॉन्ड पेयर वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज AB4L हो गया। अब देखेंगे AB4L2, AB4L2। तो AB4L2 में क्या आएगा, AB4L2 में 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 2 लॉन पेयर हो जाएंगे, टोटल 6 है। टोटल 6 में कौन सा केस आता है, ऑक्टाहेड्रल का। तो ऑक्टाहेड्रल शेप में मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ। एक लॉन पेयर ऊपर रख लेते हैं, एक लॉन पेयर नीचे रख लेते हैं, ताकि रिपल्शन कम से कम हो सके। मैं किस तरीके से अरेंज कर रही हूँ इनको, ताकि रिपल्शन कम से कम हो सके, ठीक है। तो बी 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 बी, तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ये है एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। लेकिन जब हम एक्चुअल ज्योमेट्री देखेंगे तो हम इन लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, तो बचेगा क्या, फिर आपको सिर्फ ऐसा देखने को मिलेगा ये। तो इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। ये क्या है आपका, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर है और इसका एग्जाम्पल होता है XCF4। XCF4 में 4 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगला है AB5L। AB5L में 5 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर, ए बीच में, 5 बी है, एक एल है, टोटल 6 है। तो ऑक्टाहेड्रल जैसा ही बनेगा, तो मैं एक लॉन पेयर बना देती हूँ, बाकी सारे क्या बनाएंगे फिर, बॉन्ड पेयर। तो शेप बनेगा आपका यहाँ से भी ऑक्टाहेड्रल, ये है एक्सपेक्टेड। लेकिन एक्चुअल में क्या आएगा, एक्चुअल में इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक तो स्क्वायर प्लेनर आ रहा है और उसमें एक साइड पिरामिड आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल। इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। देन आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी, हाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का ही ले लेते हैं। ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का लास्ट रहेगा, यानी कि AB2L2 टाइप का। तो AB2L2 में क्या होगा, बॉन्ड पेयर 2, लॉन पेयर 3, तो
3 2 5 है, 5 मतलब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल टाइप का बनना चाहिए। तो लोन पेयर हमारे इस तरीके से आएंगे। बॉन्ड पेयर हमारा आएगा एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इनको यहाँ पर इसलिए रखा जाता है लॉन पेयर को, क्योंकि लॉन पेयर्स को हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, तो ये 120 डिग्री का एंगल रहता है, इसलिए यहाँ पर 120 डिग्री के एंगल में लॉन पेयर को अलाइन किया जाता है। जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप बनेगा और आपके पास लॉन पेयर होंगे, तो उसको आप हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड साइड में रखना, क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहता है। जबकि ऊपर आप देखोगे तो इसका इसके साथ जो बॉन्ड एंगल है वो 90 का रहेगा, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो इससे अच्छा इनको 120 वाले एंगल में अरेंज करने से जो रिपल्शन है उसको मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्टेंट हमारा जो शेप है वो क्या बनेगा, सिर्फ इसको देखा जाएगा तो ये हमारा बनेगा यहाँ से लीनियर। क्या बनेगा, लीनियर, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल, पहले वाले का एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा ClF5, और लीनियर वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा I3 माइनस, या इसको I2 माइनस करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका A B2L2 टाइप के जो भी स्पीसीज होंगे उनके लिए स्ट्रक्चर है। इनमें है क्या, दो जो L है वो लॉन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज स्पीसीज ऑफ इरेगुलर ज्योमेट्री। जब इरेगुलरिटी आती है, उन इरेगुलर जो इरेगुलर ज्योमेट्रीज आती है वो किस तरीके से एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री से हटकर हमें ज्योमेट्रीज देती है, उसकी बात हमने यहाँ पर की है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड जो VSEPR है उसी के सेलिएंट फीचर की तरफ मूव करेंगे। इसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी सब करके देख ली है, जितनी पॉसिबिलिटीज बनती थी सब देख ली है। और सिंपल है, एक बार आप इसको एक आधी बारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। बस दो चार चीज़ें ये समझ दिमाग में रखना कि हमें जो लॉन पेयर है उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। तो उससे होगा क्या कि आपको इजीली समझ आ जाएगा कि जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल जैसे शेप्स हैं उनमें हमेशा लॉन पेयर को मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखूंगा, तो बाकी जितने भी बॉन्ड पेयर है उनको एक्सियल में डाल देना, या इक्वेटोरियल पोजीशन फिर भी बची है तो उसमें बॉन्ड पेयर डाल देना। तो इससे आपको शेप डिटरमाइन करने में हेल्प मिलेगी। अब आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा सेलेंट फीचर ऑफ VSEPR। फीचर ऑफ VSEPR, ठीक है। तो VSEPR के सेलेंट फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट है, ये हमारा बॉन्ड एंगल से रिलेटेड है, और ये कहता है कि अगर नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम पर अगर नंबर ऑफ लॉन पेयर बढ़ेंगे तो जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, जैसे मेरे पास CH4 है, NH3 है, NH3 में मुझे पता है एक लॉन पेयर है, और मेरे पास H2O है और ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है। तो ये क्या कहता है, नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसे मैंने कार्बन से लगे हुए 4 हाइड्रोजनों को टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज कर लिया, ये तो ओके है भाई, ये तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल का केस है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा 109.28 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं NH3 का बनाऊंगी तो NH3 मुझे पता है, अभी मैंने शेप देखा NH3 का, NH3 का शेप होता है पिरामिडल, और यहाँ पर एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। अब पहले तो यहाँ पर सब सेम हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन थे, सेम थे CH4 के केस में, तो चारों हाइड्रोजन सेम होंगे तो भाई रिपल्शन सेम होगा। लेकिन अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर भी है और लॉन पेयर भी है, तो ये रिपल्शन ज़्यादा होगा, और ये रिपल्शन ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट हाइड्रोजन इधर
हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन पास पास में आ जाएंगे क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल, मेन बॉन्ड एंगल हम किसके बीच में देखेंगे, बॉन्ड और दो बॉन्डों के बीच का बॉन्ड एंगल देखेंगे, तो यानी कि बॉन्ड पेयर्स के बीच का बॉन्ड एंगल देखेंगे। तो ये जो बॉन्ड एंगल है 107 तक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से, ठीक है। तो एज ए रिजल्टेंट क्या हुआ, लॉन पेयर बढ़े, पहले कुछ नहीं था, अब लॉन पेयर बढ़ा तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया है, डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले 109 था, 107 हो गया, ठीक है। अब सेम H2O का लो, ऑक्सीजन के ऊपर तो हमें पता है 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है और इस पर 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर रिपल्शन तो बहुत ज़्यादा होता है, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी ठीक ठाक होता है। तो इसके रिजल्टेंट होगा क्या कि दोनों हाइड्रोजन पास में आ जाएंगे, और दोनों हाइड्रोजन पास में आ जाएंगे तो जो पहले इसका बॉन्ड एंगल बन रहा था उससे ये बॉन्ड एंगल काफ़ी कम हो जाएगा और ये पहुंच जाता है 104.5 के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लॉन पेयर बढ़ रहे हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि लॉन पेयर के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा और जो दो बॉन्ड है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, रिजल्टेंट उनका बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। आगे सेकंड फीचर है, सेकंड फीचर कहता है, ये तो हमारा था कि जब इसमें हमने मेन लॉन पेयर पर फोकस किया था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। जो सेंट्रल एटम है उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करती है तो जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो आपका इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने एग्जाम्पल ले लिए H2O एंड H2S। H2O इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से काफ़ी ज़्यादा है। तो सल्फर, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इसमें भी 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, यहाँ भी 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान देना, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, सारे बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसके पास भी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ पुल करेगा। इसका मतलब इसके जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की साइड काफ़ी तेज़ी से पुल होंगे। रिजल्टेंट क्या होगा कि ऑक्सीजन के बिल्कुल पास में आ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन के पास में आ जाएंगे तो ये जो दो अ, मतलब जो भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये आपस में पास में आएंगे तो ये यहाँ पे रिपल्शन भी तो क्रिएट करेंगे। जितना पास में आएंगे उतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो ये अगर यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये जो 2 हाइड्रोजन है एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि बॉन्ड दूर जाएगा, तो बॉन्ड एंगल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। जबकि इस केस में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बात हो रही है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड आपके बीच में ही रहेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके बीच में ही रहेंगे, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर बीच में ही है तो यहाँ पर रिपल्शन के ज़्यादा चांसेस बनते नहीं है। रिपल्शन नहीं होगा तो जो हाइड्रोजन जहाँ पे पहले लाई कर रहे थे अभी भी वहीं पे रहेंगे, तो रिजल्टेंट इसके जो बॉन्ड एंगल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉन्ड एंगल नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड किसके कंपैरिजन में बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। क्यों? ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को सल्फर के कंपैरिजन में ज़्यादा अपनी साइड को पुल करेगा और ज़्यादा अपनी साइड में ले आएगा, अपने पास में ले आएगा। तो भैया यहाँ पे स्पेस कम है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो रिजल्टेंट आपको देखने को मिलेगा कि ये जो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 डिग्री के आसपास होता है, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये आपका होता है 92.5 के आसपास, ठीक है। तो कितना कम हो जा रहा है,
यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर औरों के साथ मैं कंपेयर करूँ, अगर किसी और के साथ कंपेयर करें, लाइक इसी ग्रुप के सेम स्पेसीज, सेम टाइप ऑफ स्पेसीज के साथ कर लेते हैं। देखो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। सबसे ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, फिर सल्फर की, फिर सेलेनियम की, फिर टेलोरियम की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे को कम हो रही है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा? ये आपकी स्पेसीज होगी, ये बॉन्ड एंगल हो गया मेरा। बॉन्ड एंगल क्या होगा? ये 104.5 है, यहाँ पर डिक्रीज करके 92.5 में पहुंच गया। देन उसके बाद और डिक्रीज करेगा, 91.0 में पहुंच गया, इधर 89.5 में पहुंच गया। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कम हो रही है, जो बॉन्ड एंगल है वो भी डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिपल्शन वाला फैक्टर वहां पे कम हो जाता है। ठीक है, दिस इज सेकेंड सेलेंट फीचर ऑफ VACPR। नाउ थर्ड की तरफ मूव करेंगे। थर्ड की बात करूं, थर्ड विल बी, ये तो हमने बात की थी सेंट्रल एटम की। अगर सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम सेम रहता, अगर क्या होता है हमारा सेंट्रल एटम तो सेम रहता है, और एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल जो है वो आपका डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। क्यों? जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया PCl3, PCl3, PBr3 और PI3। ठीक है, ये मैंने तीनों को कंपेयर करने के लिए ले लिया है। अब वी नो की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है that is greater for Cl in comparison to Br, and it is also greater than I. Okay, so now what will happen कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, तो क्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ यहाँ पर रखेगा, बिल्कुल ये अपनी तरफ खींच के रखेगा। कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्रोमीन क्या होगा? उसके कंपैरिजन में ब्रोमीन के थोड़ा दूर ही रहेंगे भैया, क्योंकि क्लोरीन जितना तो ब्रोमीन अपनी साइड पुल नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब एट द सेम टाइम क्या होगा? जो आयोडीन है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो भैया सबसे कम है, इसका मतलब बिल्कुल फास्फोरस के पास पहुंचे होंगे ये इलेक्ट्रॉन। होगा क्या? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूर है, तो क्या कोई रिपल्शन होगा? कोई भी रिपल्शन नहीं होगा, ये एक दूसरे को रिपल नहीं करेंगे, और रिपल्शन नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ओवरऑल जो बॉन्ड एंगल है वो आपको कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर है, तो थोड़ा सा रिपल्शन देखने को मिलेगा, हल्का सा रिपल्शन बढ़ेगा तो हल्का सा बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, तो पहले के कंपैरिजन में बॉन्ड एंगल ज़्यादा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत कम है, तो दूसरा अपनी साइड को खींच लेगा, तो यहाँ पर जो बॉन्ड रिपल्शन है, रिपल्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। रिजल्टेंट बॉन्ड एंगल भी आपको बढ़ता हुआ, ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, बात क्या है? देखो दोनों में कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट एट द सेम टाइम अगर हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते हुए देखते हैं तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है, बट सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। रीज़न क्या होगा वो मैंने दोनों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 100 के आसपास रहता है, यहाँ पर बढ़ के 101 हो जाता है, और यहाँ पर बढ़ के 102 के आसपास चले जाता है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ फोर्थ फोर्थ एंड लास्ट salient feature of salient feature of VSEPR, that is fourth
क्या होता है, ये कह रहा है कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनका रिपल्शन ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। जब रिपल्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम रिपल्शन थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमें ये पता है कि उसी रिपल्शन की वजह से शेप डिटरमाइन होता है, तो रिपल्शन की यहाँ पर रिपल्शन पे फोकस कर रहे हैं, तो इस चीज को भी देखेंगे कि जो मल्टीपल बॉन्ड है, कहीं पर अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका जो रिपल्शन होगा वो ऑफ कोर्स ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, ये है रिपल्शन। कहना क्या चाहता है मैं इजीली आपको समझा दूंगी। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, जैसे मैंने ए ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पर ए के सराउंडिंग में मैंने बी और यहाँ पर सी और सी डाल दिया है। अब की बारी यहाँ पर जो रिपल्शन होगा वो ओके ओके है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी कि जो ए है वो बी के कंपैरिजन में, सॉरी, ए और बी के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो अब की बारी जो ये रिपल्शन है ये ज्यादा होगा और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। तो अगर मैं सीसी बॉन्ड एंगल की बात करूँ, सीसी बॉन्ड एंगल की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर सीसी बॉन्ड एंगल माना यहाँ पर 90 है या 120 है, ये सीसी बॉन्ड एंगल 120 है, तो इस इधर यहाँ पर ये 100% क्या होगा, सीसी बॉन्ड एंगल 100% रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम हमेशा हम देखेंगे कि ये 120 से कम है, 120 से कम ही आपको देखने को मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि भैया देखो यहाँ पे बी और ए के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ये कह रहा है कि ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर ज्यादा रिपल्शन होगा, तो सी, दोनों सी क्या होंगे एक दूसरे के, ये रिपल्शन इधर से भी ज्यादा होगा इधर से भी ज्यादा, तो दोनों सी एक दूसरे के क्लोज आएंगे और सी सी बॉन्ड एंगल रिड्यूस होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ये तो ओके हो गया। नेक्स्ट है अब लिमिटेशन ऑफ वीएसईपीआर। ये हमारा वीएसईपीआर चल रहा था और इसके ऑलमोस्ट एंडिंग पे हैं हम। वो है आपका लिमिटेशन इसकी क्या होंगी। किसी भी थ्योरी को हम पढ़ते हैं तो उसका हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं कि ये थ्योरी क्या कहना चाहती थी, इसका हमारे लिए बेनिफिट क्या हुआ और क्या इसकी एट लास्ट लिमिटेशन रही। तो उसी लिमिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। जब वीबीटी पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। जब एक थ्योरी में लिमिटेशंस रहती है तो उन्हीं लिमिटेशंस को ध्यान में रख के दूसरी थ्योरी का फॉर्मेशन होता है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाउ फर्स्ट जो इसका लिमिटेशन है वो है कि ये जो थ्योरी है ये पोलर बॉन्ड अगर कोई होगा, अगर पोलर बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर बॉन्ड अगर किसी को मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिल रहा है, किसी मॉलिक्यूल में अगर आपको पोलर बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो वीएसीपीआर उसका शेप बता पाने में अनेबल रही। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट लिमिटेशन इसकी ये रही कि जो पोलर बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल थे या अगर किसी मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड प्रेजेंट था तो उसका शेप बता पाने में वीएसईपीआर अनेबल रही, मतलब उसका शेप नहीं बता पाई। जैसे एग्जांपल है LiO2, सॉरी Li2O। Li2O जो है वीएसईपीआर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वीएसईपीआर के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि भैया ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है, 2 एल तुम इस तरीके से आओ, तुम्हारा जो बॉन्ड एंगल है वो हम रख देंगे 104 के आसपास। ये हमारी वीएसईपीआर थ्योरी है, क्योंकि उसने अगर 104 नहीं भी कहती हूँ मैं, उसने हमें ये तो बता दिया था कि अगर 2 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर का केस होगा तो तुम लोग बेंट शेप रखोगे। तो वीएसईपीआर के अकॉर्डिंग मेरा जो ये मॉलिक्यूल है इसका शेप होना चाहिए बेंट। बट ये जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। नाउ होगा क्या, अब पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर जो इसका शेप है, एक्चुअल शेप है, वो आपको देखने को मिलता है इस तरीके से, लीनियर, बिल्कुल लीनियर। ये इसका सही वाला शेप है और बेंट शेप इसका नहीं होता है। और वीएसईपीआर के अकॉर्डिंग तो बेंट शेप होना चाहिए, बट इसका बेंट शेप ना होकर लीनियर शेप होता है, और इसका लीनियर शेप हुआ, यही इसकी कमी रही, क्योंकि वीएसईपीआर ने ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पोलर बॉन्ड होते हैं उनका शेप बता पाने में ये अनेबल रहा। इसके अकॉर्डिंग जो शेप आ रहा था, जो पोलर बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल थे
उनका शेप ऐसा देखने को नहीं मिला। ठीक है, नाउ ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड देखेंगे। सेकंड है हमारा, ये कुछ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स का शेप बता पाने में भी अनेबल रहे। जो कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल आप जिसको कहते हैं, उनका शेप भी VACPR एक्सप्लेन नहीं कर पाई। VACPR कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट, सबकी बात नहीं करे, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट का शेप बता पाने में अनेबल था। ठीक है, दो वो कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट थे, एग्जांपल ले लूंगी। जैसे D8 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका जब D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वालों का जब आपके सराउंडिंग एटम जो होते हैं 4 होते हैं, तो इस केस में सराउंडिंग एटम 4 के केस में अगर AB4 टाइप का केस होगा, तो VACPR के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, VACPR के अकॉर्डिंग ये इस तरीके का होना चाहिए भाई, जैसा पढ़ रहे हैं हम। कैसा पढ़ रहे हैं, टेट्राहेड्रल। क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। बट ये जो D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनकी इस कंडीशन में इनका शेप जब आप देखोगे तो इट विल बी लाइक स्क्वायर। ये आपको स्क्वायर के जैसे देखने को मिलते हैं, और ये शेप यहाँ पर बनता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। एंड इट वॉज द लिमिटेशन ऑफ VACPR। VACPR के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये हुआ। ठीक है, ये नहीं हुआ, ये हुआ, तो VACPR यहाँ भी फेल हो गई, यहाँ भी फेल कर गई। ठीक है, जस्ट लाइक दैट थर्ड की बात करेंगे। थर्ड लिमिटेशन की, तो सेम ऐसे ही जो VACPR है वो उन मॉलिक्यूल्स का शेप बता पाने में अनेबल रही जिनमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है। जहां पर आपके डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो डीलोकलाइज्ड हैं पाई इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होगा, ये VACPR नहीं बता पाया, इसको बताने में भी अनेबल रही। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल का भी शेप VACPR थ्योरी नहीं बता पाई, फेल होगी VACPR थ्योरी इसको बताने में भी। ठीक है, ऐसे ही जैसे डीलोकलाइज्ड वाले कोई भी देख सकते हो आप, जैसे ये हो गया डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका शेप ये नहीं बता पाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ और लास्ट लिमिटेशन है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल थे जिसमें इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। इनर्ट पेयर की जब आप बात करेंगे, तो इनर्ट पेयर हम किसको कहते हैं, इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपके पेयरिंग के टाइम में इनर्ट रहते हैं, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉनों को आप इजीली डोनेट या शेयर करने के लिए नहीं भेज सकते, ऐसे इलेक्ट्रॉन को इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो जिन मॉलिक्यूल में इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे मॉलिक्यूल का जो शेप है वो भी VACPR एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नॉट एक्सप्लेन बाय VACPR। तो यहाँ से हमने VACPR की सारी लिमिटेशन देख ली। मेन जो VACPR है उसका मेन फोकस शेप ज्योमेट्री बताने में ही था। क्या कहता था वो, कि जो ज्योमेट्री ऑफ एलिमेंट्स है दैट विल बी इन दैट अलाइन या दैट अरेंजमेंट, जहाँ पे आपका जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम होगा, और मॉलिक्यूल्स या एटम्स, सराउंडिंग एटम्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन। मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन के केस में होगा क्या कि वो
परफेक्ट ज्योमेट्री आपको दे देगा किसी भी मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री में ही इसने फोकस किया तो इसकी लिमिटेशंस भी वहीं से बनी, ठीक है। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है वो ये एक्सप्लेन करने में एबल नहीं था, ठीक है। तो दैट इज हमारा VSCPR टॉपिक, जो कि यहाँ पर लिमिटेशंस के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं अलग से, उन मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू VSCPR, ठीक है। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।